उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 63 है, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद के सृजन की एक परिकल्पना आर्टिकल 52 में ही हमें दिखाई देने लगती है, जहां पे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आता है। हालांकि 63 में उपराष्ट्रपति इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन 52 में जब ये कह दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात किसी भी स्थिति में होगा, तो हमें लगता था कि अगर आकस्मिक राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के रूप में फिर कौन आएगा, इसके लिए उपराष्ट्रपति का पद का सृजन करना अनिवार्य था। उपराष्ट्रपति यानी 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति होगा, तो एक समस्या आई कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा तो इसके लिए कार्य क्या होंगे। ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, विदेश यात्राओं पर जाएगा तो भारत का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा, देश के अंदर जाएगा तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पास एक प्रॉपर सॉलिड वर्क होना चाहिए था। अब सॉलिड वर्क होना चाहिए था, तो इसके लिए जो है ना आर्टिकल 64 में यह दिया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बैठेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति होगा। तो एक फिर सवाल उठता है कि अगर वो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन वो करेगा। जब राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करेगा तो जिस प्रकार से स्पीकर को अगर समान मत आते हैं किसी मुद्दे पर, तब फिर उसे जो है ना निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो क्या राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो यहां पर फिर एक सवाल आया कि राज्यसभा के सभापति को सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर निर्णायक मत देने का अधिकार है तो फिर एक सवाल उठता है, तो क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? तो राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुन के नहीं जाता है, लेकिन वो पदेन राज्यसभा का सदस्य होता है। क्योंकि अगर पदेन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो फिर वो निर्णायक मत देने का अधिकारी भी नहीं होता। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सदस्य होने के नाते वो निर्णायक मत देता है और सभापति होने के नाते वो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। इसके बाद आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किए गए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक एक मंडल होता था, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचक मंडल होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते थे और यहाँ पर राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा थी और राज्यसभा थी उसके चुने हुए सदस्य भाग लेते थे, नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभाओं के या यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी इसके जो चुनाव मंडल है, उस चुनाव मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब बात आती है कि आर्टिकल 68 के तहत कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है तब उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो देखो, बीपी के यदि पद पर निर्वाचन का जो समय और निर्वाचित व्यक्ति की जो पद अवधि है, उस पद अवधि के संबंध में आर्टिकल 68 में प्रोविजन दिए गए कि उपराष्ट्रपति अपने कार्य ग्रहण करने या पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। सवाल ये उठता है कि जैसे कोई उपराष्ट्रपति 2 साल तक पद पर रहा, इसके बाद वो पद से हट गया, तो जो नया उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा या नया जो उपराष्ट्रपति अपॉइंट होगा तो इलेक्ट होके ही आएगा।
उपराष्ट्रपति के पद के लिए इस टाइप से कोई नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए कि राष्ट्रपति हट जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, तो उपराष्ट्रपति अगर पद से हट जाता है तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये पद चुनाव के द्वारा ही भरा जाता है और 6 महीने के अंदर या जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव हो जाना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा का सभापति का पद खाली होता है तो उपसभापति सभापति बन जाता है और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक उपसभापति चुन लिया जाता है, तो वहाँ का काम कर चलने लगता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो ये जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी राज्यसभा का सभापति होगा वो आवश्यक नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति हो। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो देखो उपसभापति सभापति बन गया, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, उपराष्ट्रपति का पद जो है ना वो चुन के ही आएगा। तो आर्टिकल 68 में मैंने आपको बताया कि उसकी पद की जो रिक्ति है, रिक्ति पर निर्वाचन का जो ड्यूरेशन दिया गया है कि 6 माह के अंदर या जितनी जल्दी हो सके उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए और 5 वर्ष उसकी पद अवधि होती है। इससे पहले वह अपने पद को त्याग सकता है और वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद को त्याग सकता है। आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर या अन्य कारणों से वो जो है ना, या महाभियोग के द्वारा वो अपने पद को त्याग सकता है। देखो महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के लिए है वही उपराष्ट्रपति के लिए है, वही सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है उनके लिए है, वही हाई कोर्टों के न्यायमूर्तियों के लिए होती है। वह प्रक्रिया एक सी होती है। तो जैसे महाभियोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि महाभियोग राष्ट्रपति पे लगे या किसी पे लगे, विधान वही होता है। किसी एक सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी एक सदन में सदस्यों के द्वारा एक संकल्प लाया जाता है। जो सदस्य संकल्प लाते हैं उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती है। लोकसभा में अगर आप संकल्प ला रहे हैं तो कम से कम 100 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना चाहिए और आपके जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में उस कार्य को फोकस किया जाना चाहिए जो कार्य उसने गैर संवैधानिक तरीके से किया है। मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/4 या उपस्थित सदस्य संख्या का 1/4 या लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त संकल्प पत्र होना चाहिए जो अधिक हो। इसमें भी एक टर्म्स लगा, जो अधिक हो। और 14 दिन, संकल्प लाने के पहले 14 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाती है कि आपके अगेंस्ट जो है ना महाभियोग का संकल्प लाया जा रहा है। जब ये संकल्प लाया जाता है तो इस पर जांच होती है और इसके बाद जो है ना ये संकल्प उस सदन में पेश किया जाता है जिस सदन में लाया जाता है और उस सदन में उसके वक्तव्यों को दिया, उसके कार्यकृत कार्यों को बताया जाता है। और अगर ये जो अभी महाभियोग लाया गया है, ये महाभियोग अगर उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, उपस्थित सदस्य संख्या या बहुमत की सदस्य संख्या, मतलब फिक्स रखा गया उसको कि इतना, कम से कम इतना या इतना, 2/3 फिक्स है। जो अधिक हो उससे अगर वो पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरे सदन में उसमें एक प्रोविज़न है कि दूसरे सदन में फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ ये महाभियोग लाया जा रहा है उससे अपना पक्ष रखवाया जाता है। वो अपने वकील के द्वारा स्वयं जो है ना अपना पक्ष रख सकता है, उसके पक्ष पर विचार किया जाएगा। और अगर सदन फिर उसके कृत कार्यों पर विचार करती है, अगर उस सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के लिए तो ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। और यदि उपराष्ट्रपति के लिए है तो फिर ये संकल्प पत्र जो है ना ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो वो व्यक्ति जो है ना पद से हट जाएगा। ये तो महाभियोग का प्रोसेस था। बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति यानी आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और जो शपथ होती है उपराष्ट्रपति की वो आर्टिकल 69 में ये दिया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा रखूंगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा,
निष्ठा रखूंगा और निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा। मतलब राष्ट्रपति की तरह संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण, अनुरक्षण की शपथ नहीं लेता है, बल्कि ये संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेता है। इसके बाद जो है ना आर्टिकल 70 को देखते हैं। आर्टिकल 70 में यानी अन्य आकस्मिकताओं में प्रेसिडेंट के कार्यों का जो निर्वहन करता है, यानी जब प्रेसिडेंट अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, और जब प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो उसके वेतन भत्ते और उसके अधिकार ये सब राष्ट्रपति की तरह होते हैं, यानी राष्ट्रपति की तरह उपभोग करता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इसका उत्तराधिकारी यानी राष्ट्रपति जैसी चुन के आता है तो फिर ये अपने पद पर वापस चला आता है। तो ये था आपका जो है ना राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रोसेस उसका। आर्टिकल 71 में दिया है प्रेसिडेंट जो होता है उसके निर्वाचन के विषय में, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही के संबंध में है ये, कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध का कोई प्रश्न उभर के आता है तो उसके निर्वाचन के संबंध के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णित किया जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव यदि अवैध घोषित हो जाता है तो उसके कृत्यकार्य सभी वैध होंगे, जैसे राष्ट्रपति के कृत्यकार्य सभी वैध होते थे। हो सकता है उसका चुनाव अवैध हो लेकिन कार्य उसके सभी वैध होंगे। ये आर्टिकल 71 में है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के संबंध में ये प्रोविजन दिया गया है। अगर राष्ट्रपति की योग्यता की बात कर उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं तो लगभग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल इतना है कि उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखना होगी, बस एक ही अंतर आता है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और आपका जो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये उसके जो है ना योग्यताएं। जो निर्वाचन होता है, जो मैंने आपको निर्वाचन मंडल आपको बता दिया है। पद अवधि की अगर बात करते हैं, त्याग पत्र किसको देता है ये बात करते हैं, तो ये भी क्लियर हो चुकी है। अब बात होती है कि राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का राष्ट्र के या राज्यसभा के लिए क्या प्रोविजन होता है। तो देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से स्पीकर जो होता है लोकसभा का, स्पीकर लोकसभा के सभी कार्यों का संचालन करता है, लोकसभा के सदस्यों का नियंत्रण करता है, इसी प्रकार से सेम वर्क जो है ना सभापति का है राज्यसभा के संदर्भ में, और वो वहाँ की सदन की कार्रवाइयों का संचालन करता है, विशेषाधिकारों का सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, कार्य प्रणाली या बिलों पे वर्क करवाता है, यानी सारे के सारे उसी प्रकार से काम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिस्टम को अगर पढ़ लेते हैं अपन तो दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिक उधर हो जाता है। वेतन के संबंध में अगर चर्चा करते हैं तो वेतन अकेले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नहीं देखना अपन को, वेतन अभी जो नया पे कमीशन आया है उसके हिसाब से अपन को सभी के हिसाब से देखना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि एक हिसाब से अगर अपन सीरीज लगाते हैं तो एक सीरीज बहुत सिंपल हो जाती है, फिर आपको इसको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह है, जो उसे उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि सभापति के रूप में मिलता है। तो स्पीकर का वेतन कितना हो जाएगा, स्पीकर का वेतन हो जाएगा 4 लाख रुपया प्रति माह है। इसके बाद जो आता है राज्यपाल का वेतन होगा 3.5 लाख रुपया प्रति माह है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो 2,80,000 रुपया प्रति माह है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस का वेतन तो 2,50,000 रुपया प्रति माह है। इसके बाद जो आता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो कमीशन हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूपीएससी का अध्यक्ष, SC ST OBC कमीशन या इस प्रकार के जो कमीशन गठित होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर, इन लोगों के जो वेतन होते हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के जो हेड के वेतन होते हैं, वो हेड के वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान ही होते हैं और उनकी सेवा शर्तें भी लगभग उन्हीं के समान होती हैं, यानी उनके भी वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होते हैं। हाई कोर्ट के अदर जस्टिस का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रति माह है। तो जो कमीशन है चाहे वो यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन तो निर्धारित हो गया, इनके सदस्य जो होते हैं कमीशन के, राष्ट्रीय महिला आयोग
SC/ST कमीशन के जो सदस्य होते हैं, ये सब जितने भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होते हैं, इनके सदस्यों के जो वेतन है 2.25 लाख रुपए प्रति माह होते हैं। इसके साथ ही भत्ते अतिरिक्त देय होते हैं। भत्ते जो है ना वो अलग से दिए जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्याप्त मात्रा में उनका जो है ना वेतन हो जाता है। मैंने ग्रेड पे बताया ये, ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिल गया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उनका ग्रेड पे होता है। अब इसके बाद उसमें जो भत्ते जोड़ते हैं तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद अगर बात आती है आर्टिकल 65 में, जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर यह दिया गया है विधान में कि अगर यह वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जब काम करता है तो इसे तुरंत इस बात की सूचना जो है ना आर्टिकल 65 के तहत तो स्पीकर को देना चाहिए, जिससे कि और फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के और क्या काम होते हैं? देखो, पूरी तो कार्य संचालन उसने संभाल लिया है राज्यसभा का, और बाकी विधान सब कुछ वैसे ही है। विदेश जाता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेगा, देश का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय का ये पदेन कुलपति होता है, और जो राष्ट्रीय पुरस्कार की कमेटियां होती हैं, जैसे खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आपके जो सैन्य सम्मान हैं, जो नेशनल लेवल पे जितनी भी कमेटियां गठित होती हैं, नाम को इलेक्ट करने के लिए उस कमेटी का जो है ना ये अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति उन कमेटियों का अध्यक्ष होता है। अब एक सवाल और उठता है, क्या उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए वैध है? तो देखो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए बाउंड नहीं किया गया है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया कि ये 2 बार ही राष्ट्रपति बन पाएगा, या वाइस प्रेसिडेंट बन पाएगा, या सांसद बन पाएगा, या विधायक बन पाएगा। इस प्रकार का कोई बेंड नहीं किया गया। इसी के तहत जो ना एक व्यक्ति एक बार से अधिक बार भी उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, वो 1952 से 57 तक और 57 से 62 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, और डॉक्टर हामिद अंसारी जो है ना वो 2007 से 12 तक और 12 से 17 तक, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इस प्रकार से हम उपराष्ट्रपति के कृत कार्यों को देखते हैं। अगले चरण में हम जो है ना नए टॉपिक के साथ उपस्थित